इंटरनेशनल रिलेशन क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज क्या है, रियलिज्म क्या है और क्लासिकल रियलिज्म क्या है, आज होगी बात इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल रिलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स इंक्लूडिंग कन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन एंड द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम आईआर को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट थ्योरिस्ट जो है अपनी अपनी थ्योरीज पेश करते हैं। थ्योरीज बेसिकली दुनिया को देखने का लेंस होता है। वो अपनी अपनी थ्योरीज पेश करते हैं और दुनिया को इंटरेक्ट करते हैं और जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और उन पर जो अपना पर्सपेक्टिव है वो बयान करते हैं। इसी तरह आईआर की थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि दुनिया कैसे चलती है, जो हिस्टोरिकली बताते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए और उनकी वजह क्या थी, और जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनकी बेसिस क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी थ्योरी जो है वो ठीक है या कौन सी थ्योरी गलत है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस लेंस से दुनिया को देखते हैं। आज का मेरा विलाग और इसके बाद के जो 3-4 विलाग होंगे वो थ्योरेटिकल पैराडाइम्स पे होंगे। आईआर की 4 बड़ी थ्योरीज हैं: रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर हम रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म बात करता है पावर पॉलिटिक्स की, रियलिज्म बात करता है एनार्की की, और रियलिज्म बात करता है बैलेंस ऑफ पावर। ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूँ ये आगे जाके आपको विलाग में सब समझ आ जाएंगे। तो क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म जो है रियलिज्म की टाइप्स ही हैं। तो अगर हम क्लासिकल रियलिज्म को देखें तो इसमें थ्योरिस्ट हैं, उनमें नाम शामिल है निकोलो मैकियावेली का, हेंस जे मार्गेंथो का और थुसीडाइड का। फंडामेंटल ऑफ रियलिज्म को अगर हम देखें तो रियलिज्म ये बात कहता है कि जो स्टेट होती है, जो रियासत होती है, वो सबसे हायर अथॉरिटी होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है, और जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर होती हैं वो स्टेट्स होती हैं, वो रियासतें होती हैं। रियासत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो रियलिज्म ये बात कहता है कि स्टेट जो है वो सेल्फिश होती हैं, क्योंकि स्टेट जो है वो बनी होती है लोगों से, और ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। अल्टीमेट गोल होता है सर्वाइवल के लिए स्टेट का, वो होता है पावर मैक्सिमाइज, और पावर मैक्सिमाइज करते करते स्टेट जो है अब एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट जो है कंपटीशन में रहती है और एक दूसरे को compete करती हैं और एक दूसरे से लड़ती हैं, और इस कंपटीशन में जो है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है। थुसीडाइड का जो टाइम पीरियड है ये 460 BC टू 400 BC तक। थुसीडाइड को जो है क्लासिकल रियलिज्म का जो है फोर फादर भी माना जाता है। थुसीडाइड कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो है एनार्की है। अब मैंने ये वर्ड पहले भी यूज किया था और मैंने कहा था कि आगे चल के आपको बताऊंगा। तो एनार्की होती है कि अब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी सेंट्रल पावर नहीं, मतलब कोई ऐसी पावर नहीं है जो किसी दूसरी पावर को जो है लड़ाई करने से रोक सके। अगर सिंपली मैं अगर आपको बताऊं, करंट अगर जो इश्यूज चल रहे हैं, तो अब कोई पावर नहीं है जो अमेरिका को कह सके कि जो है वो ईरान पे अटैक ना करे, या इसराइल को रोक सके कि वो जो सिविलियन किलिंग हो रही है गजा में वो ना करे, क्योंकि कोई सेंट्रल पावर नहीं है। कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो रशिया को ये कहे कि आप जो है यूक्रेन पे अटैक ना करें, उनको रोक नहीं सकती। या कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट को रोक नहीं सकती कि वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ना उठाए या क्यूबा में जो है वो अटैक ना करे, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की, अब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर है। कोई भी जो है एक पावर नहीं है जो सबको रोक सके। तो अगर थुसीडाइड की बात करें तो एंशिएंट ग्रीक के थिंकर हैं, तो इनके दौर में जो है एथेना और स्पार्टा दो सिटी स्टेट जो होती थी, ये दो बड़ी पावर होती थी और ये जो है आपस में लड़ती थी। थुसीडाइड ये कह रहे थे, उनका ये सोच थी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में अगर एनार्की ना हो तो कोई ऐसी पावर हो जो इन स्टेट्स को रोक सके। तो जो एनार्की थी इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसकी वजह से एथेना और स्पार्टा बार बार एक दूसरे के साथ लड़ती थी। फिर थुसीडाइड जो है एक हिस्ट्री जो है उन्होंने लिखी है एथेना और स्पार्टा की वार्स पे, क्योंकि वो उस दौर में रह रहे थे जब एथेना और स्पार्टा जो है एक बड़ी पावर्स थी और वो आपस में हमेशा लड़ती रहती थी। तो उन्होंने इस पर एक पूरी बुक लिखी है। नेक्स्ट, अगर हम थुसीडाइड के जो तीसरा स्टेप है उसमें वो कहते हैं कि सेल्फ हेल्प होनी चाहिए स्टेट, यानी स्टेट के पास अगर अपनी उसके पास कोई हेल्प कर सकती है, यानी अगर वो लड़ सकती है तो उसके पास पावर है तो वो लड़े, अगर नहीं लड़ सकती तो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर। यानी एथेना और स्पार्टा की अगर हम बात करें तो अगर एथेना के पास पावर है तो फिर वो स्पार्टा का मुकाबला करे, अगर स्पार्टा के पास पावर है तो फिर वो एथेना का मुकाबला करे, अगर दोनों में से किसी एक के पास पावर नहीं है तो फिर वो दूसरे की जो है फतह को तस्लीम कर ले और अपनी शिकस्त को मंजूर कर ले। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अगर हम ईरान इजराइल बात की अगर हम बात करें तो ईरान जो है अभी तक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, सेल्फ हेल्प है उसके पास, तो वो दिखा रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा है।
तो अगर ईरान के पास सेल्फ हेल्प नहीं होती तो कोई भी स्टेट, दूसरी स्टेट, अगर पाकिस्तान था तो पाकिस्तान कभी भी उसकी हेल्प ना करता, तुर्की कभी उसकी हेल्प ना करता, और कोई भी स्टेट जो है उसकी, रशिया, चाइना कभी भी उसकी हेल्प नहीं करती जब उसके पास अगर सेल्फ हेल्प ना होती। उसके पास जो है सेल्फ हेल्प है तो उसने रेजिस्टेंस दिखाई। थुसीडाइड वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी डायलेमा है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्म यूज होती है सिक्योरिटी डायलेमा, जब जो है स्टेट एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे से डर रही होती है, जब डेटरेंस क्रिएट होता है स्टेट के दरमियान, यानी एक स्टेट जो है वो दूसरी से डरते डरते जो है वेपन्स जो है बनाती जा रही है। अगर एक स्टेट के पास 10 मिसाइल हैं तो दूसरी कहेगी कि मेरे पास 15 होने चाहिए, दूसरी के पास 15 हो तो पहले वाली कहेगी कि मेरे पास 20 होने चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको बताता चलो तो अगर इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल लें तो इनके दरमियान जो है वो सिक्योरिटी डायलेमा रहता है। मतलब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब इंडिया ने जो है न्यूक्लियर वेपन जो है लॉन्च किया था तो अब पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए ये मजबूरी बन गई थी कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो पाकिस्तान भी बना ली, फिर जो है पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन जो है बना ली। इसकी वजह से अब इनके दरमियान सिक्योरिटी डायलेमा चल रहा है। दोनों स्टेट जो है, पाकिस्तान इंडिया से डर रहा है, उस पर अटैक नहीं कर रहा, और इंडिया जो है पाकिस्तान से डर रहा है, इस पर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों के दरमियान जो है सिक्योरिटी डायलेमा। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं थुसीडाइड, वो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर। थुसीडाइड का जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ये है कि जो पावरफुल है वो डोमिनेट करता है, तो फिर जो है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता है। जैसे एथन और स्पार्टा तो पावर्स थी, तो अगर एथन जो है वार जीत जाए तो फिर जो है एथन्स जो है वो डोमिनेट करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पावर को वही मेंटेन करेंगे। फिर बात करते हैं थुसीडाइड मोरालिटी की कोई भी वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, एथिक्स और मोरालिटी की कोई भी वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, ये बात करते हैं थुसीडाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो दूसरे थिंकर हैं वो है निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है वो है 14 सेंचुरी से 15 सेंचुरी तक, यानी 14वीं से 15वीं सदी तक जो टाइम पीरियड है ये है निकोलो मैकियावेली का। निकोलो मैकियावेली जो है उन्होंने एक बुक लिखी है द प्रिंस, जिसपे उन्होंने जो है जो रूलर होना कैसा होना चाहिए इस पर भी उन्होंने बात। तो निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है सेल्फिश है, ग्रीडी है, एंड लस्ट फॉर पावर एंड प्रॉपर्टी। जो ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली सेल्फिश है, लालची है, वो कहती है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पावर होनी चाहिए, पावर मैक्सिमाइजर है, कहती है मेरे पास पावर ज्यादा हो, प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा मेरे पास आ सके उतनी बेहतर है। यानी कि ह्यूमन नेचर जो इंसान है वो बहुत बुरे होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पास हर वक्त जो है पावर स्ट्रगल में रहते हैं। उनमें वो दूसरी बात जो ये कहते हैं कि जो स्टेट होती है वो हायर अथॉरिटी होती है, स्टेट के ऊपर जो है कोई भी पावर नहीं होती, स्टेट जो है हायर अथॉरिटी होती है, और जो सब्जेक्ट्स हैं ऑल सब्जेक्ट्स मर्ज विद स्टेट। जो रियासत के बाशिंदे होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं रियासत के अंदर, उनको चाहिए कि वो स्टेट के साथ मिलकर रहें और स्टेट की जो सुपरमेसी है उसे तस्लीम करें, क्योंकि रियासत से ऊपर कोई भी ताकत नहीं। फिर निकोलो मैकियावेली जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने एक बुक लिखी है द प्रिंस, उसमें जो रूलर है उसकी निशानियां बताई कि रूलर जो है कैसा होना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि जो विर्च्यू जो है ना, एक उसकी जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए रूलर की, वो होनी चाहिए विर्च्यू क्रिमिनल टाइप होना चाहिए वो, ठीक है, उसके पास विजडम होनी चाहिए, वो वैल्यूज होनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेटेजी और टेरर होनी चाहिए, और लोग उससे डरें। मतलब कि जो रूलर होगा, जो किंग होगा, उसकी एक डार्क साइड भी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों का जो है, लोग उससे मोहब्बत या लोगों का जो है पसंदीदा शख्स नहीं होना चाहिए, बल्कि लोग उससे डरें। हाँ, ये बात भी नहीं है कि वो रोज लोगों को जो है सूली पे लटकाता चला जाए, लेकिन लोग उससे जो है डरने चाहिए। ये मानना था निकोलो मैकियावेली का, जो क्लासिकल रियलिस्ट। नेक्स्ट निकोलो मैकियावेली जो बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर दो ऑप्शन हो, गुड क्रिश्चियन और गुड गवर्नेंस, तो गुड क्रिश्चियन होना जो है ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, जो क्योंकि डोमिनेट जो रिलीजन था वो यूरोप में वो क्रिश्चियनिटी थी, तो वो कह रहे थे कि जो क्रिश्चियन है, गुड क्रिश्चियन, अच्छा क्रिश्चियन होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि अच्छा गवर्नेंस होना ज़रूरी है, अच्छा गवर्नर होना ज़रूरी है। तो इस पर उनको जो है, जो चर्च थे बेसिकली जो क्रिश्चियंस के, उन्होंने उन पर जो है उनके लिखने पर और उनके जो है बोलने पर पाबंदी भी लगा दी, उन्हें कुछ अरसे तक जेल में भी डाले रखा। फिर निकोलो मैकियावेली बात करते हैं कि एथिकल ट्रेड ऑफ, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो है एथिक्स और मोरालिटी की कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे कि ये बात किसने भी कही थी, जैसे कि ये बात थुसीडाइड ने भी कही। इंटरनेशनल सिस्टम में जो है एथिकल ट्रेड ऑफ होती है, आप किसी को अगर धोखा देना चाहें, अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो आप किसी को धोखा भी दे सकते हैं, अगर किसी के साथ झूठ बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में मोरालिटी और एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं। तो ये थॉट्स थे कुछ निकोलो मैकियावेली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो थिंकर हैं, जो थ्योरिस्ट हैं क्लासिकल रियलिज्म के, वो हैं हेंस जे मार्गेंथो। हेंस जे मार्गेंथो जो है वो फेमस है उनके 6 प्रिंसिपल्स की वजह से। उनके जो 6 प्रिंसिपल हैं रियलिज्म को लेके वो ये हैं। सबसे पहला जो उनका प्रिंसिपल है वो है ऑब्जेक्टिव्स लॉ, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, और जो रैशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसके मुताबिक जो ह्यूमन की जो नेचर होती है या जो स्टेट की नेचर होती है वो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर जो है डिपेंड करती है। यानी स्टेट अगर कोई भी स्टेप लेती है, कोई भी एक्शन लेती है, तो उसके पीछे जो है ऑब्जेक्टिव्स लॉज होते हैं, सब्जेक्टिविटी कभी भी नहीं होती। स्पेसिफिक उसकी जो है वो इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो जो है एक्शन लेती है।
फिर वो बात करते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो डिफाइन करते हैं नेशनल पावर को। अगर किसी स्टेट का कहीं नेशनल इंटरेस्ट है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है पावर का हाथ ज़रूर है, यानी कि वो पावर जो है वो चाहती है कि पावर उसकी मैक्सिमाइज हो, वो चाहती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो। सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट स्टेट्स का यही होता है। तीसरी जो बात करते हैं वो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज डायनामिक इन नेचर। जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी भी स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एक नहीं होता, मतलब कि सारी जिंदगी किसी स्टेट का एक ही इंटरेस्ट है। रशिया का जो अब जो है वो क्या है, और जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले जो उनका जो नेशनल इंटरेस्ट था वो क्या था, अब चेंज होता गया, क्योंकि पहले तो वो यूनाइटेड स्टेट के ब्लॉक में थे, वेस्टर्न ब्लॉक में था। अब जो है जब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है उसने जो है एक अलग से जो है अपना एक ब्लॉक बना लिया। अब जो है वो उसका नेशनल इंटरेस्ट और है, उस वक्त और था। इसी तरह से हर स्टेट के जो है नेशनल इंटरेस्ट जो है वक्त के साथ बदलते रहते हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस टाइम कुछ और होगा, आज से 10 साल बाद शायद कुछ और हो, या 10 साल पहले की बात करें तो शायद कुछ और हुआ होगा। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है डायनामिक इन नेचर है, हेंस जे मार्गन्थो के मुताबिक। फोर्थ प्रिंसिपल जो है हेंस जे मार्गन्थो का, उसमें वो कहते हैं कि एथिक्स और मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं है। मोरल वैल्यूज़ की कोई भी जो है कदर कीमत नहीं होती इंटरनेशनल सिस्टम में। जैसे कि इससे पहले भी जो थिंकर दो मैंने आपको बताया, उन्होंने भी यही बात की कि एथिक्स और मोरालिटी की कोई बात नहीं। ये जो बातें हैं, हेंस मार्गन तो ये बात कहते हैं कि ये जो एथिक्स और मोरालिटी, ये जो इखलाकियात का जो सबक होता है, ये सिर्फ पेपर पर या कागज़ पर लिखा हुआ अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। फिफ्थ प्रिंसिपल है वो ये है कि एस्पायरेशन वर्सेस यूनिवर्सल मोरल लॉ। अब जो करंटली अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ईरान और यूनाइटेड स्टेट या इजराइल की लड़ाई है, तो ईरान पे जो लड़ाई है ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई है या सारे मुसलमानों की लड़ाई है, सबको इसमें लड़ना चाहिए। तो हेंस जे मार्गन तो कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये मॉरल इंस्पायरेशन। सिक्स्थ प्रिंसिपल है हेंस जे मार्गन का, उसमें वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर इज अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर जो होती है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर होती है। वो कैसे होती है, जो भी स्टेट होती है उसे रन कौन कर रहा होता है, कोई एक इंडिविजुअल कर रहा होता है, कोई एक ह्यूमन कर रहा होता है। तो ह्यूमन की नेचर जब सेल्फिश होगी तो पूरी की पूरी जो स्टेट होगी या पूरी की पूरी इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को वो डिफाइन कर रहा होता है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को करंट अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो डोनाल्ड जे ट्रंप को आप देख सकते हैं। अब वो जो फैसला करेगा उसका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया के ऊपर। ट्रंप जो है उसने 2-3 दिन पहले जिस तरह से एक अनाउंसमेंट की थी कि स्टेट ऑफ हार्मोज को हम जल्दी खोलने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ ही देर में जो है ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आना शुरू हो गई थी। अभी जब उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो ईरान जो है स्टेट ऑफ हार्मोज को जो है खोल रहा है, तो अभी जो है 10% जो है ऑयल की प्राइसेस में कमी आ गई है ग्लोबल मार्केट में। तो ये होती है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो सेंटर होती है वो ह्यूमन नेचर होती है, ठीक है। ह्यूमन नेचर इज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। कोई भी रूलर होता है, कोई भी हो सकता है, डोनाल्ड जे ट्रंप की जगह जो पावरफुल, जिसका इन्फ्लुएंस हो पूरी दुनिया में। तो ये थी कुछ थिंकर जिनको मैंने एक्सप्लेन किया रियलिज्म के, यानी क्लासिकल रियलिज्म के। नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे नियो रियलिज्म की, और फिर इसी तरह से आगे हम थ्योरीज को लेके चलेंगे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।